This is the third part of 9th class science. Topic is क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। फसल उत्पादन प्रबंधन के बारे में है ये। इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग रेंज फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। अन्य कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े बड़े फार्मों तक में होती है। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसलिए विभिन्न किसानों के पास भूमि, धन, सूचना तथा तकनीकी की उपलब्धता कम अथवा अधिक होती है। इन शॉर्ट, थोड़े में, इट इज़ द मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ फार्मर टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। जिन किसानों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है या फिर अलग अलग प्रकार की होती हैं, उन्हें ये सारी जो पैसे की सहूलियत है उस चीज़ को अपनाने की एक ऐसी प्रणाली, ऐसी जो परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं जिससे ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को अपना सकते हैं। देयर इज़ ए कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड। इनके अंदर अपना एक योगदान होता है उच्च तथा फसल उत्पादन में सह संबंध का। आगे इसमें लिखा है, दस द फार्मर परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिस। देयरफॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिस कैन बी एट डिफरेंट लेवल। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिस। इस सारे सिस्टम के हिसाब से जो किसान की लागत क्षमता, फसल तंत्र, उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसलिए उत्पादन प्रणालियाँ विभिन्न स्तर की हो सकती हैं, जैसे बिना लागत के, कम लागत के और अधिक लागत के उत्पादन प्रणालियाँ इसमें शामिल हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट के बारे में है, जैसे पोषक प्रबंधन। ये क्या होता है? जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, जैसे कि हमें आवश्यकता है भोजन के विकास की, ग्रोथ की, उसके बढ़ावे की, वृद्धि की, एंड वेल बीइंग और उसके स्वस्थ रहने की। प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। पौधों को भी एक सही रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, जैसे कि हमें आवश्यकता होती है भोजन की विकास के लिए, ग्रोथ एंड वेल बीइंग, बहुत अच्छी प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए। प्लांट आल्सो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। पौधों को भी बढ़ोतरी के लिए इस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट बाय एयर, वाटर एंड सोइल। जो पोषक तत्व हैं वो पौधे को सप्लाई होते हैं हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और मिट्टी के द्वारा। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट। लगभग 16 पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए आवश्यक हैं। एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर। और जो हवा सप्लाई करती हैं उसमें कार्बन शामिल हैं, ऑक्सीजन शामिल हैं, हाइड्रोजन ये पानी से आती हैं। एंड सोइल सप्लाई द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। और जो बाकी के बचे हुए 13 हैं वो पौधे के अंदर मिट्टी से आते हैं। अमंग्स दीज 13 न्यूट्रिएंट्स 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। और इनमें से लगभग 6 उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती हैं। एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिशन। और इसलिए उन्हें मैक्रो न्यूट्रिशन के रूप में जाना जाता है। इसको सूक्ष्म पोषक तत्व भी कहते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें, द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी एंड आर देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिशन। और इसके अलावा कुछ और होते हैं, उनके साथ जो पोषक तत्व होते हैं उनके भी इस पौधों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ एक टेबल दी गई है, इसमें लिखा है सोर्स और न्यूट्रिएंट्स, मतलब स्रोत और पोषक तत्व। फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है एयर। तो एयर से हमें मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन हमें हवा से प्राप्त होते हैं। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। सोइल, जहाँ तक मिट्टी की बात है तो उससे हमें मिलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम और सल्फर ये शामिल हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बिल्कुल कम हैं, मिक्रो, वो सूक्ष्म जो पोषक हैं वो हैं आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेन और क्लोरीन। आगे इसमें लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन प्लांट। इन सारे पोषक तत्वों की यदि कमी आ जाए तो पौधों के अंदर शारीरिक जो गतिविधि हैं, उसकी बनावट है, उसमें कमी ला देती हैं, इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन, जैसे कि उसमें जनन कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रोथ, उसकी बढ़ोतरी रुक जाती है, एंड सस्टेबिलिटी टू डिजीज, और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इसके अलावा टू इंक्रीज़ द यील्ड, इससे जो पैदावार है उसको बढ़ाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। द सोइल कैन बी एनरिच्ड बाई सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। हम मिट्टी की गुणवत्ता को, उसके अंदर पोषक तत्व जैसे कि खाद और उर्वरक हैं, इनको मिला के उसको बढ़ा सकते हैं। आगे इसमें लिखा है मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। मैन्योर कंटेंट लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड आल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सोइल। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है तथा ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करते हैं। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सट्रैक्टा एंड प्लांट वेस्ट। जो खाद होती है वो तैयार होती हैं जो पशु हैं उनके वेस्टेज से, जैसे गोबर वगैरह से, एंड प्लांट वेस्ट और पौधे वगैरह की पत्तियों से। मैन्योर हेल्प इन इनरिचिंग सोइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो खाद हैं वो हमारी जो मिट्टी है उसकी उत्पादन क्षमता को, उसके अंदर पोषक तत्व मिला के उसको बढ़ाती हैं और उसको एक परिपूर्ण करती हैं। द बुल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प इन इम्प्रूविंग द सोइल स्ट्रक्चर। और बहुत बड़ी मात्रा में इससे खाद्य चीज़ों को, कार्बनिक पदार्थों को मिला के हम उसमें सुधार कर सकते हैं, उसकी मिट्टी के अंदर उसकी उपजाऊपन को सुधारते हैं। दिस इन्वॉल्व इंक्रीजिंग द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सोइल। और यह शामिल हो जाती है जो पानी के स्तर को, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। यदि रेतीली मिट्टी हमारे पास है तो उस रेतीली मिट्टी के अंदर पानी को काफ़ी समय के लिए हम उसके अंदर रख सकते हैं, तो उसके पानी को रखने की क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। इन क्ले सोइल, और जो गिल्ली मिट्टी होती है, कह सकते हैं चिकनी मिट्टी है, उसके अंदर भी ये ऐसी क्षमता को बढ़ा देती है। द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। इसके अलावा वहाँ यदि हम खाद मिलाते हैं तो उसमें पानी खड़ा नहीं होगा और हम इस समस्या से बच सकते हैं। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल। खाद बनाने के लिए हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। विच इज़ एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग, जिससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी, हम उससे बच पाएंगे। आगे से लिखा है विच इज़ एडवांटेज इन प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। इससे हमारा जो वातावरण है, बहुत ज़्यादा जो हम खाद वगैरह यूज़ करते हैं, यूरिया वगैरह, तो उससे हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। आगे इसमें लिखा है यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज आल्सो ए वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। खाद बनाने की प्रक्रिया में विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर हम खाद को कई वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट है सबसे पहले में। तो द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लिव स्टॉक एक्स्ट्रा, जैसे काउ डंग एटसेट्रा, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट,
एक्स्ट्रा एडिकेट वीड्स एट्सेट्रा, जैसे गाय वगैरह का है या इनका गोबर वगैरह है। इसके अलावा सब्जियां वगैरह हैं गली सड़ी और अन्य जो घरेलू सामान हैं, जो वेस्टेज हैं और पत्तियां वगैरह हैं या फिर कूड़ा कचरा है, उन सारे खरपतवार को मिला के उन सभी को एक गड्ढे के अंदर डाल करके हम इस प्रकार की खाद बनाते हैं। तो उसको बोलते हैं इज़ डिकम्पोज इन पिट्स इन इज नॉन एज कंपोजिटिंग। पिट्स माने होता है उस गड्ढे के अंदर डाल के उसको खाद के रूप में तैयार करते हैं, वो ये खाद कहलाती है। द कंपोज्ड इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये जो खाद होती है कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थों का पोषक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। कंपोज्ड आल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म, और ये कंपोज होती है वो केंचुओं के द्वारा भी तैयार की जा सकती है। टू हैसन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज, ये बहुत जल्दी इसका निस्तारण कर देते हैं, अर्थात इससे कचरे से वो खाद बना देते हैं। और इस खाद को हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट। इसे हमें वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, जो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। अब दूसरा पॉइंट है ग्रीन मैन्योर, हरी खाद क्या होती है। प्रायर टू द शोइंग ऑफ द क्रॉप सीड्स, जब हम फसल उगाते हैं, किसी भी फसल को उगाते हैं, तो सम प्लांट लाइक सन हेम्प, तो कुछ एक जो फसल होती हैं जिसमें शामिल है सन हेम्प और गुआर, आर ग्रोन एंड देन मोल्च्ड बाई प्लोविंग दैम इनटू द सोइल, और उसके बाद उन्हें हरे को ही मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है, अर्थात उसमें हम ट्रैक्टर वगैरह फिरा देते हैं। बाई प्लोविंग दैम इनटू द सोइल, और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। दीज ग्रीन प्लांट्स दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर विच हेल्प इन एनरिचिंग द सोइल इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, और इस प्रकार से इस फसल को, जो हरी फसल होती है, उसको मिट्टी में मिलाने से इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा है वो पूर्ण हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आगे बात करें फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र क्या होता है, जैसे हम खाद डालते हैं, यूरिया है, डीएपी वगैरह, उसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। इसमें लिखा है फर्टिलाइज़र आर कमर्शियल प्रोड्यूस्ड प्लांट, उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पादप पोषक हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। फर्टिलाइज़र सप्लाई नाइट्रोजन, और जो ये फर्टिलाइज़र होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन की, फास्फोरस की एंड पोटाशियम, और पोटाशियम की, जो हमारे पौधे के लिए तुरंत बढ़ोतरी का काम करती है। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, और ये इस बात को सुनिश्चित करती हैं कि हमारी जो पत्तियां हैं, जो पौधे का विकास है, वो अच्छा हो, जिसमें शामिल है लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर, कि उसकी पत्तियां ठीक हों, उसकी शाखाएं अच्छी हों, एंड फ्लोर, उसमें फूल वगैरह अच्छे हैं। गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट, जिससे वो पौधा एक स्वस्थ विकास कर पाए, या पौधे का विकास स्वस्थ रूप में हो पाए। फर्टिलाइज़र आर ए फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, ये जो उर्वरक हैं ये अत्यधिक उत्पादन के लिए आवश्यक है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। इसमें लिखा है इन द हायर यील्ड टू ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, हालांकि इसकी कीमत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके प्रयोग से पैदावार भी अच्छी होती है। आगे हम बात करें फर्टिलाइज़र शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म ऑफ प्रॉपर डोज। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जो उर्वरक होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, उन्हें हमें सही मात्रा में उसका उपयोग करें, टाइम के हिसाब से करें, एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। इसके अलावा हमें उसका ज्ञान भी होना चाहिए कि हम इसकी कितनी मात्रा उस फसल को दे रहे हैं, और क्या वो जो मात्रा हम दे रहे हैं उसका उपयोग फसल के द्वारा किया जा रहा है, ये ज़्यादा तो नहीं है या फिर कम नहीं है, इस चीज़ को हम इंश्योर करें, सुनिश्चित करें। फॉर एग्जांपल सम टाइम फर्टिलाइज़र गेट वाश्ड अवे ड्यू टू
एक्सेस इरिगेशन। कई बार आपने देखा होगा, इसका उदाहरण है कि जब ये उर्वरक होते हैं, हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करने के कारण इसको वाश आउट कर देते हैं, अर्थात ये पानी के साथ बह जाता है और हमारी फसलों के कोई काम नहीं आता। आगे इसमें लिखा है एंड नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, और ये पूरी तरह से पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड टू वाटर पोल्यूशन, और इसमें बहुत ज़्यादा जब हम उर्वरक मिलाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण बनता है। आगे हम लिखें तो इसमें लिखा हुआ है कि आल्सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, जैसे कि हमने देखा है, पिछले अध्याय में पढ़ा है कि कंटिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइज़र इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी, कि लगातार यदि हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को नष्ट कर देते हैं। बिकॉज द ऑर्गेनिक मैनर इन द सॉइल इज़ नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइज़र यूज्ड। इनके बहुत ज़्यादा उपयोग से जो हमारे अंदर भूमिगत जीवों का जीवन चक्र है वो अवरुद्ध हो जाता है, और इससे वो फसल की उत्पादक क्षमता है या फसल की जो पैदावार होने की एक क्षमता होती है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। आगे इसमें लिखा है शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in crop production। मतलब उर्वरकों के उपयोग द्वारा फसलों का अधिक उत्पादन कम समय में तो प्राप्त हो सकता है, परंतु ये मृदा की उर्वरकता को कुछ समय पश्चात हानि पहुंचाते हैं, जबकि खाद के उपयोग के लाभ काफ़ी लंबे समय तक हैं। अब आगे बात करें, इसमें लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम विद मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइज़र। जहाँ तक हम कार्बनिक खेती या खेती करने की वह पद्धति इसमें शामिल है जिसमें रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी जो शाकनाशी आदि का बहुत कम या बिल्कुल प्रयोग नहीं होता। इसमें केमिकल एज फर्टिलाइज़र है, हार्बिसाइड है, पेस्टिसाइड है, एट्सेट्रा, एंड विद ए मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। इसमें ज़्यादातर जो और खादें हैं उसका प्रयोग होता है, और जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है इनका प्रयोग बहुत कम होता है। रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट इसमें शामिल है, स्ट्रा एंड लिव स्टॉक एक्स्ट्रा, जिसके अंदर पेड़ पौधे की पत्तियाँ वगैरह शामिल हैं, या फिर हमारा पशुधन है उसके जो वेस्टेज हैं उसमें खाद वगैरह जो देसी खाद हम बोलते हैं उसका प्रयोग होता है। यूज़ ऑफ बायो एजेंट सच एज कल्चर ऑफ ब्लू ग्रीन एलीज इन प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। इसके अलावा इसके अंदर जैविक कारक जैसे कि नील हरित शैवाल का संवर्धन जैविक उर्वरक बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे यदि हम बात करें तो नीम लीव्स और टर्मरिक स्पेसिफिकली इन ग्रेन स्टोरेज एज बायो पेस्टिसाइड with healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below in 15.1.2. Third, these cropping system are beneficial in insect, pest and weed control beside providing nutrients। तो इसमें लिखा है कि जैसे नीम की हम पत्तियों की बात करें, हल्दी का विशेष रूप से हम इसमें प्रयोग करें कीटनाशकों के लिए, और खाद संग्रहण का प्रयोग करें, कुशल फसलीकरण की पद्धति को अपनाएं, उसमें जैसे मिश्रित खेती वगैरह है, तो उस अंतर फसलीकरण तथा फसल चक्र को साथ में मिला के जैसा कि 15.1.2 के अंदर लिखा वर्णित है, ये आवश्यक है कि ये फसल तंत्र कीट पीड़क तथा खरपतवारों को नियंत्रित करते हैं और पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इरिगेशन की। इरिगेशन क्या है? इरिगेशन का मतलब होता है पानी देना, पौधों को पानी देना, या हम कह सकते हैं सिंचाई करना। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेन फेड। ज़्यादातर जो हमारे भारत का इलाका है वो वर्षा पर आधारित है।
That is, the success of crop in most area is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season। और जो हमारी फसल है उसका वृद्धि काल है समय पर मानसून का आना, उसके अंदर बढ़ोतरी होना, उचित वर्षा होने पर निर्भर करता है। आगे इसमें लिखा है हैंस पुअर मानसून काज क्रॉप फेलियर। और कई बार क्या होता है कि जो मानसून है वो हमारी फेल हो जाती है, जिससे हमारी जो फसल है वो भी बहुत कम होती है। ensuring that the crop get water at the right stage during their growing season can increase the expected yield of any crop। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। देयरफॉर माने इसलिए मैनी मेजर आर यूज टू ब्रिंग मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड अंडर इरिगेशन। इसलिए अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं। अब बात करते हैं, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। तो ड्रॉट्स ओक्योर बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ इरेगुलर डिस्टर्बिंग ऑफ रेन। जो सूखा होता है वो कब पड़ता है? जब पानी की कमी हो जाती है, इरेगुलर डिस्टर्बेंस होता है, मतलब पानी कभी आ जाता है, कभी काफ़ी समय तक नहीं होता, वर्षा नहीं होती, तो उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट पोसेस ए थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरिया वेयर फार्मर डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। एक ऐसा इलाका होता है जहाँ किसान के पास अन्य कोई साधन नहीं होता वर्षा के अलावा, और वो उस वर्षा के अलावा किसी और चीज़ से फसल में सिंचाई नहीं कर सकती, और वे पूरी तरह से वर्षा पे निर्भर रहते हैं। आगे इसमें लिखा है लाइट सोइल हैव लेस वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी। और जो हल्की मृदा होती हैं उसमें पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है। आगे इसमें लिखा है इन एरियाज विद लाइट सोइल क्रॉप गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन। और ऐसी मिट्टी के अंदर जो सूखे से प्रभावित होती हैं उसमें फसलों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड सम क्रॉप वैरायटी विच कैन टॉलरेट ड्रॉट कंडीशन। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी फसलों की किस्में तैयार कर ली हैं जो सूखे की स्थिति को भी सहन कर सके, अर्थात यदि पानी कम हो तब भी फसल को पैदा किया जा सकता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने कई एक किस्म तैयार की। इन इंडिया ए वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड ए हाई वेराइड क्लाइमेटिक। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु भी हैं। अंडर सच कंडीशन several different kind of irrigation system are adopted to supply water to agriculture land depending on the kind of water resources available। और इस प्रकार इन परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार की सिंचाई की विधियाँ जैसे पानी को लगाने की उपलब्धता के आधार पर अपनाई जाती हैं। और ये क्या क्या हैं? डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल, ये पानी की उपलब्धता के स्रोतों के ऊपर आधारित है। जैसे दीज इंक्लूड वेल, इसमें शामिल हैं कुएं, कैनाल्स, नहरें, रिवर्स, नदियाँ एंड टैंक्स, और जो पानी के तालाब हैं वो शामिल हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं वेल्स की। तो वेल्स होते हैं कुएं, जिसको ट्यूबवेल वगैरह भी हम कह सकते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वेल्स, दो प्रकार के कुएं होते हैं, नेमली डग वेल, इनको एक तो खोदे हुए कुएं कहते हैं, और एंड ट्यूबवेल, दूसरे होते हैं ट्यूबवेल। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेरिंग स्ट्राटा। जैसे हम इससे खोदे हुए कुएं हैं उसके अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है, अर्थात पानी इकट्ठा हुआ है। और दूसरे हम बात करें ट्यूबवेल कैन टेप वाटर फ्रॉम द डिपर स्ट्राटा। तो यदि ट्यूबवेल की बात करें तो उसमें एक नाली दी जाती है और वो अंडरग्राउंड दे के एक पाइप के द्वारा वो पानी को बाहर निकालती है। और जो खोदा हुआ कुआं है उसके अंदर पहले से पानी की काफ़ी मात्रा होती है।
फ्रॉम दीज वेल वाटर इज लिफ्टेड बाई पम्प्स फॉर इरिगेशन, और यहाँ से पानी को पंपों के द्वारा ऊपर उठा के सिंचाई की जाती है। तो ये हमारी सिंचाई की व्यवस्था है वो वेल्स कुओं के द्वारा होती है। अब बात करते हैं कैनाल्स की। कैनाल मानी नहरें होती हैं। दिस इज़ यूजली एन एलोब्रोट एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम। ये जो है सिंचाई का एक बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक एक सिस्टम है, तंत्र आप इसको कह सकते हैं। इन दिस सिस्टम कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर और फ्रॉम रिवर। इसमें जो नहरों के अंदर पानी आता है वो कई जलाशयों से अथवा नदियों से आता है। रिजर्वायर में होता है जलाशय होते हैं जो बड़े बड़े, उनसे नहरों में पानी आता है, या फिर नदियों से नहरों के अंदर पानी आता है। द मेन कैनाल इज डिवाइडेड इनटू ब्रांच कैनाल। जो मुख्य नहर होती हैं उनको अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग नहरों में, छोटी छोटी नहरों में बांट दिया जाता है। हैविंग फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज टू इरिगेट फील्ड, अलग अलग प्रकार के खेतों के अंदर सिंचाई करने के लिए। अब बात करते हैं रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो ये क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जल, नदी के जो पानी होता है उसको उठाने का ऐसा तंत्र, ऐसा एक सिस्टम। इसमें इन एरियाज वेयर कैनाल फ्लो इज इनसफिशिएंट और इरेगुलर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिजर्वायर रिलीज। इसमें क्या होता है कि जिन क्षेत्रों में जलाशय से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित या फिर पर्याप्त नहीं होता, वहाँ इस प्रणाली को अपनाया जाता है। जैसे क्या है, द लिफ्ट सिस्टम इज मोर रैशनल, वहाँ ये प्रणाली ज़्यादा कारगर होती है। वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम द रिवर फॉर सप्लीमेंटिंग इरिगेशन इन एरिया क्लोज टू रिवर। और नदियों के किनारे जो खेत होते हैं उसमें इस जल उठाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि वहाँ से सीधा पानी खेतों की सिंचाई में ले जाया जा सके जो नदियों के पास होते हैं। आगे बात करें हम टैंक की। टैंक्स होते हैं ये तालाब। ये वो टैंक नहीं होते जो ट्रैक्टर के पीछे टैंक बना के उसमें पानी डाल के फिर सिंचाई करें, ये होते हैं तालाब। दीज आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर, और ये होते हैं छोटे जलाशय के छोटे क्षेत्रों में बहने वाले, विच इंटरसेट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉलर कैचमेंट एरिया। और इनका जो स्तर होता है, अर्थात ये पानी रख सकते हैं केवल छोटे से इलाके में, इनकी जो क्षमता होती है वो थोड़े से स्थान को घेरती है, ज़्यादा नहीं होती। आगे हम यदि बात करें फ्रेश इनिशिएटिव फॉर इंक्रीजिंग द वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर इंक्लूड रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। कृषि में पानी की उपलब्धि बढ़ाने के लिए जैसे आधुनिक विधियां वर्षा के पानी का संग्रहण करना, उसके बाद में जल विभाजन का उचित प्रबंधन तथा द्वारा उपयोग किया जाता है। अब उसके लिए क्या करते हैं हम? दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम विच लीड टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल। हम एक छोटे छोटे बांध बनाते हैं और ये वहाँ के जो मिट्टी के स्तर है, अर्थात भूमि के अंदर जल स्तर है, उसको बढ़ा देगा। और उससे क्या होगा? द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड आल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो ये मिट्टी के कटाव को जो छोटे बांध होते हैं वो रोकेंगे और इससे मिट्टी का कटाव भी कम होगा और वहाँ कहीं ना कहीं हम सिंचाई कर पाएंगे। उसके बाद में इसमें लिखा है 15.1.2 पॉइंट नंबर 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है फसल का पैटर्न, अर्थात हम उसको किस प्रकार से अधिक पैदावार के लिए उसका खाका तैयार करें, कैसे उसको हम उगाएं। तो डिफरेंट वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। तो हमारे पास अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उत्पादन करने की ज़्यादातर अलग अलग विधियाँ होती हैं जिसमें हम मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त करते हैं, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा। मिनिमम माने होता है कम और मैक्सिमम माने होता है ज़्यादा। मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप
सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब ज़्यादातर इकट्ठे कई फसलों को एक साथ हम एक ही खेत में एक ही समय में उगाते हैं। वो क्या क्या हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट प्लस ग्राम, हम गेहूँ भी उगाते हैं, उसके साथ साथ चने उगाते हैं, और व्हीट प्लस मस्टर्ड। इसके अलावा गेहूँ और सरसों दोनों को उगा सकते हैं, और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, हम मूंगफली को भी उगा सकते हैं, उसके अलावा सूरजमुखी को भी उगा सकते हैं साथ साथ। दिस रेड्यूस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स। ये हमें कहीं ना कहीं सुनिश्चित करती हैं कि हमारी यदि एक फसल कम हो गई तो हमारी जो दूसरी फसल है उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी, या उनके उत्पादन में हमें कहीं ना कहीं लाभ होने की संभावना है। आगे इसमें लिखा है कि इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमुलेटेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन ए डेफिनेट पैटर्न। फिगर पॉइंट 15.2 इसमें दिखाया गया है कि यदि अंतर फसलीकरण में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, जैसा कि चित्र में हमने दिखा रखा है, तो इसमें क्या लिखा है देखिए, ए फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेटिव विद ए फ्यू रोज ऑफ ए सेकंड क्रॉप, मतलब पहली जो फसल है उसकी कुछ एक पंक्तियां हमें उसमें लगाएंगी। इसके अलावा जो दूसरे हमारे पास वैकल्प है, विद ए फ्यू रोज के बाद में सेकंड क्रॉप लगाएंगे उसकी कुछ पंक्तियाँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल सोयाबीन पहले लगा देंगे, उसके बाद मेज़, मक्का और फिंगर, उसके बाद मिलेट, बाजरा वगैरह लगाएंगे, उसकी कुछ एक लाइनें हम लगा के रखेंगे। उसके बाद में काऊ पी, जिसे लोबिया हम कहते हैं, वो लगा देंगे। द क्रॉप आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट, और इस प्रकार से हम फसल का चयन करेंगे जिसमें उनको पोषक तत्वों की अलग अलग मात्रा में ज़रूरत होगी। दिस एंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड, ये इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों का प्रयोग हो सके। एंड आल्सो प्रिवेंट्स पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट, और इस चीज़ को भी सुनिश्चित करें किसी ज़्यादा बीमारियां एक दूसरे पौधे में ना फैलें। बिलोंग टू वन क्रॉप इन ए फील्ड दिस वे, जो एक फसल है दूसरे से इस प्रकार से संबंध रखें। बोथ क्रॉप कैन गिव बेटर रिटर्न, और सारी जो फसलें हैं ये दो से ज़्यादा या दो, वो उसका रिटर्न वापस से अच्छी प्रकार से उपयोग करें, अर्थात कह सकते हैं उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो।